हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 142 के लिए जो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 इकाई नंबर 2 का जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तोकुगावा का पतन। इससे पहले जो है एक ऑलरेडी यूनिट 2 का क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें तोकुगावा का आगमन किस तरह से हुआ था उसके बारे में देखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन था। जो इससे पिछले वाली सेशन आज भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक जो यूनिट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHIE 142 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आज जो हम लोग 2.8 को देखेंगे, तोकुगावा का पतन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की चांसेस हैं, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं तोकुगावा का पतन। इससे पहले जो हम लोग तोकुगावा का आगमन किस तरह से हुआ, तोकुगावा का जो न अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं इससे पिछले वाली सेशन में। आज हम लोग उसका पतन किस तरह से हो गया उसके बारे में देखेंगे। चलिए सुनिए आप सभी क्या कह रहा है तोकुगावा का पतन में। तोकुगावा व्यवस्था के पतन की जड़ें उसे अंतर्विरोध में थी, जो 17वीं शताब्दी में इसके बनने के समय इसके ढांचे में निहित था। ये जो ना तोकुगावा जो है 17वीं शताब्दी जब थी उस समय उसकी स्थापना हुई थी, उद्गम हुआ था उसका। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है यह अंतर्विरोध एक सरल कृषि व्यवस्था पर आधारित पदानुक्रमता के स्तरों पर विभाजित समाज की कल्पना करने वाले आदर्श को और एक कहीं अधिक जटिल वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता और सामाजिकता के बीच था। जैसे कि हम लोग पिछले वाली सेशन में भी देख चुके थे कि तोकुगावा का जो क्षेत्र था वो कृषि प्रधान था, जहाँ पे चावल गेहूँ वगैरह उत्पादन हुआ करती थी, वो कृषि प्रधान मतलब हुआ था। और वो ग्रामीण व्यवस्था थी, मतलब समाज के रूप में, ग्राम के रूप में आप सभी समझ सकते हैं कि गाँवों में जो होती है वो खेती बाड़ी कृषि से ही मतलब मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यही कहा जाता है कि तोकुगावा का जब शुरुआत हुई थी तो उस समय जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमिक्स जो थी, वो वास्तविकता और सामाजिकता के रूप में थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी। उसके बाद धीरे धीरे जो इसमें काफ़ी बदलाव हुआ। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि तोकुगावा का अर्थव्यवस्था के टॉपिक में। ओके, तो आगे कहा जाता है शांतिपूर्ण विकास के एक लंबे दौर ने जो बदलाव किए, उन्होंने ऐसी सामाजिक और बौद्धिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने तोकुगावा शासन के आधार पर सवाल उठाए और उसे दुर्बल किया। ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है लंबे समय के बाद जो है ना, जैसे 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, 19वीं शताब्दी तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था। तब आप समझ सकते हैं जो गाँव के क्षेत्र में से जो ना काफ़ी विकास किया, तब तो वो देखिए आपके एक यूनिट में आ चुका है कि तोकुगावा का शासन किस तरह से था। ठीक है, तो इसके लंबे दौर तक जो ये काफ़ी बदलाव किया, काफ़ी प्रोग्रेस किया, ऐसी सामाजिक और बौद्धिक शक्तियों में को जन्म दिया। समाज में जो है ना बहुत तरीके से वो प्रोग्रेस किया, उसके बाद बौद्धिक शक्तियों का जन्म दिया। ओके, उसके बाद उस पर जो काफ़ी सवाल भी उठाए गए थे, जैसे कि दामिनियों के द्वारा, उसके बाद और सब जो थे समुराई के द्वारा, ये सब जो है उस पर सवाल भी उठाए। ठीक है, नगदी अर्थव्यवस्था और शिल्प उद्योगों के विकास ने वाणिज्यीकरण में वृद्धि की और नई तकनीकों के प्रसार को जन्म दिया, जैसे कि बेहतर बीज रोपण तकनीक, उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिक उपयोग। जैसे नगदी अर्थव्यवस्था जो थे ना, वो जैसे कि आपका कृषि विभाग में हो गया, आपका उद्योग विभाग में हो गया, इसमें नई नई प्रकार की तकनीकों को जन्म दिया तोकुगावा शासनकाल में। वो गाँव में थे, गाँव में होने के बावजूद भी उन्होंने नई नई तकनीकों को उजागर किया, जैसे कि बीज में हो गया, रोपण तकनीक में, जैसे कि कृषि में जो ना रोपण होता है, रोपण में किस तरह से उत्पादन किया, किस तरह से नई तकनीकें लाएं, तो इसमें चीज़ों में उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया। ठीक है, तो उसके बाद आगे कह रहा है संपदा के नए स्रोतों को सफलतापूर्वक संभालने में तोकुगावा बाकुफू की असमर्थता के कारण एक अत्यधिक अस्थिर का आधार और अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक हो जाने का परिणाम हुआ। देखिए संपदा के नए जो ना नई जो भी वाणिज्य हैं, संपदा हैं, इसमें नए नए स्रोत, नए नए जरिया, इसके जो ना ये सफलतापूर्वक संभालने के लिए ने सही तरीके से उसको संभालने के लिए तोकुगावा जो था वो बाकुफू एक वहाँ के शासक थे, वहाँ के नेता ही थे। ठीक है, उसके असमर्थता के कारण हुई थी। बाकुफू की जो ना वो समर्थ नहीं था तोकुगावा का, वो एक असमर्थ, मतलब इसके विपरीत था। ओके, तो इसके यही कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि शोगुन और दाइमियों और उनके समुराई अनुचरों के लिए भी वित्तीय समस्याएं खड़ी हो गई। देखिए शोगुन कौन था, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको देख चुके हैं। शोगुन कौन था? शोगुन जो था ना वो तीसरे गवर्नर था,
तीसरे गवर्नर था कहाँ का, जापान के तीसरे गवर्नर थे, जिसका जो है 1635 ईस्वी में हुआ था, बना था। ठीक है, तो 1635 ईस्वी में बना था, 1666 ईस्वी तक। देखिए मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना इस बहाने याद हो जाए। ओके, तो मैं इस चीज़ को रिपीट करते रहूँगा, आपको याद भी रहेगा। और दायमियो, दायमियो क्या था, एक संस्था मतलब संगठन के रूप में, जैसे बौद्ध धर्म है ना, मुगल सम्राट है ना, उसी तरह से ये बौद्ध दायमियो का जो है ना, दायमियो के अंतर्गत है ये जो ना सम्राट हुआ करते थे। जैसे मुगल साम्राज्य में बहुत सारे हैं, गुप्त वंश में हैं, बहलोल वंश मतलब लोधी वंश में, सभी तरह इस तरह से है ना अपना भारत में भी। तो उसी तरह दायमियो में भी सम्राट हुआ करते थे। उसके बाद समुराई, समुराई एक प्रकार का धर्म था। ओके, इसके अनुसरणों के लिए वित्तीय समस्याएं खड़ी हो गई थी। ये सभी जो है ना इसका विरोधी था, किसका, तोकुगावा का। ठीक है, तोकुगावा का पूरा नाम क्या था, तोकुगावा इएसा। मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको याद हो जाएगा, आप सभी शांति से सुनते चलिए। तोकुगावा का पूरा नाम था तोकुगावा इएसा। देखिए तोकुगावा का जो है ना उसकी जगह पे इएसा भी लिख सकता है। इएसा का पतन के बारे में बताएं या इएसा का आगमन के बारे में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए उदाहरण के लिए बताया गया है 1830 ईस्वी में सत्सुमा के राज्य पर इसकी वार्षिक राजस्व का 33 गुना ऋण था। यह सत्सुमा जो ना एक सम्राट का नाम था। ठीक है, उसके राज्य में जो ना उसके समाज में इसके वार्षिक राजस्व जो ना इसका ऋण जो था 33% था। और 1840 ईस्वी में चोसू पर उसकी वार्षिक राजस्व का 23 गुना ऋण हो गया था। ठीक है, इस वित्तीय गिरावट का असर समुराई पर पड़ा, जिनकी आमदनी 17वीं शताब्दी में बहुत कम थी। ये जो समुराई पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब इसकी जो आमदनी जो इनकम थी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इस पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसके सामने बढ़ती कीमतों और उनकी मांगों को पूरा करने में समस्या थी। मतलब जैसे आमदनी आपकी घटेगी और धीरे धीरे जैसे कि महंगाई बढ़ रही, अभी जैसे वर्तमान समय में काफ़ी सब चीज़ों का लगभग दाम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें अगर आप इनकम नहीं कर पाओगे, कमा नहीं कर पाओगे, तो घर वगैरह कैसे चलेगा। यही उस समय भी हुआ समुराई के साथ। ओके, तो आगे कहा जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चरित्र तेजी से बदल रहा था। ये जो है ना तोकुगावा शासनकाल में, जैसे मैंने बताया ना कि तोकुगावा के शासनकाल में जो है ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ वो काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में प्रोग्रेस किया। 19वीं शताब्दी तक वो आते थे जो ना एक प्रकार का शहरी क्षेत्र के रूप में मतलब परिवर्तित हो गया था। हालांकि था वो ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन वो शहरी टाइप में बदल दिया गया था, जैसे यहाँ देखा। और 19वीं शताब्दी के आते आते क्षेत्र विशेषता कई किस्म की आर्थिक गतिविधियों को जन्म दे चुकी थी। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी तक आते आते जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रकार की नई नई तकनीक आ गई, आर्थिक स्थिति मतलब बदल गई थी वहाँ की। जैसे पहले कृषि प्रधान था, नए नए उद्योगों का जन्म हुआ, नई नई तकनीकों का जन्म हुआ। इस तरह से जिन काफ़ी प्रोग्रेस किया, किसके काल में, तोकुगावा शासन काल में। ठीक है, मध्य और दक्षिणी होन्सू में वाणिज्यिक गतिविधियों का अधिक प्रसार हो गया था। यानी मध्य क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में जो है ना मतलब वाणिज्य गतिविधि का काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब इसका विचार हो गया था, प्रसार हो गया था। ठीक है, प्रोग्रेस कर गया था। और अनेक गांव कपास, तिलहन आदि उगाने के विशेषज्ञ हो गए थे। वहाँ जो ना जैसे जापान के जो ना गांव में जो है आपका कपास, तिलहन ये सब जो उगाने लगा था, जो काफ़ी हद तक मतलब इससे बेनिफिट हो रहा था। ईदो के आसपास के क्षेत्र में अब कोई 1/4 ग्रामीण आबादी वाणिज्य और दस्तकारी के क्षेत्र में कार्यरत थी। ईदो क्या था, ईदो एक क्षेत्र था, क्षेत्र नहीं, ये जो है ना टोक्यो से पहले जापान की राजधानी हुआ करती थी ईदो की। ईदो किसके समय में, जो इससे पहले गवर्नर के बारे में बताए थे ना, इएसा। ठीक है, इएसा के शासनकाल में ही मतलब ये ईदो जो है ना वहाँ का राजधानी बनाया गया था 1665 में। उसी के समय में जो ना ये जो है राजधानी था। ठीक है, शोगुन इस समूह जो था वो सम्राट जो था, इससे पहले जैसे चर्चा ही नहीं। यहाँ देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप जो है इसको याद रखेंगे। शोगुन यहाँ पे जो था शोगुन, यही शासक के समय में जो ना ये ईदो जो वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे कहा जाता है शहर कपड़े, लाग और मृदभांडों के उत्पादन के केंद्र थे। ये जो ना शहर जो थे वो कपड़े हो गया, लाग हो गया, मतलब ये सभी चीज़ों का जो ना शहरों में तो यही सब चीज़ें होती मिलती है सारे की जगह, सारे देश में सभी जगह। लेकिन इनके ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के साथ शहर वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र बन गए और उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से अनाधिकृत लोगों का आना जाना जारी रहा। ये जो ना धीरे धीरे जैसे तोकुगावा के शासनकाल में जो ना ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस होने के बाद जो ना सब कुछ वो गाँवों में ही प्रोवाइड होने लगी। तो इस तरह से जो ना गाँव में लोग जो ना आना जाना जारी कर दिया था, क्योंकि सब कुछ वो गाँवों में मिलने लगी। तो गाँव जिस तरह से शहर में कोई सामान वगैरह लेना है, कोई खाद्य सामग्री लेना है, तो उसके लिए हम लोग शहर जाते हैं, वहाँ से लाते हैं।
तोकुगावा शासनकाल में गाँवों में ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से जो ना आना जाना जारी रहा। तो वहाँ पे शहर सब कुछ गाँव में ही मिलने लगा। ठीक है, आगे कहा जाता है सुधारों की विफलता। इसमें जो काफ़ी सुधार करने की कोशिश किया था उसमें विफलता मिली थी, इसलिए तोकुगावा शासन का जो ना उसका पतन हुआ था। ठीक है, तो उसमें अब क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कहा जाता है बाकुफू ने इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे। बाकुफू जो एक सम्राट थे, इन्होंने इन समस्या को जो ना ये सुधार में विफलता के लिए काफ़ी हद तक मतलब कदम उठाए थे कि इसको जरूर सुधारेंगे, लेकिन इनके सुधार के प्रयास समस्या की प्रकृति को समझ नहीं पाए। लेकिन इसकी समस्या क्या थी, उसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए, उसकी जो है ना जड़ तक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए वो प्रकृति जो है ना समझ ही नहीं पाया वहाँ की जो है ना क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या का हल हो सकती है, इसके बारे में वो समझ ही नहीं पाया। ओके, उसके बाद कहा जाता है 1750 में बाकुफू ने अमीर और शक्तिशाली योदोया जैसे सौदागरों की संपदा को जब्त कर लिया था। ये जो है ना 1750 ईस्वी में बाकुफू जो थे वो जो अमीर हुआ करते थे, अमीर मतलब शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे, योद्धादारों मतलब ये सब सौदागरों, ये सब को जो ना जब्त कर लिया था। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि हम अगर अमीरों को जब्त कर लेंगे तो उससे हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इससे कुछ खास लाभ नहीं हुआ। ठीक है, 1720 ईस्वी के दशक में तोकुगावा योशिमुने, आपको थोड़ा नाम याद रखना होगा, योशिमुने ने वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए। ठीक है, 1720 के दशक में जो ना तोकुगावा योशिमुने जो ना वो वहाँ की आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, वित्तीय स्थिति के लिए सुधारने के लिए काफ़ी हद तक मतलब कदम उठाए थे। जिस तरह से बाकुफू जो इस समस्या को हल करने के लिए उठाए थे, उसी तरह इन्होंने भी कदम उठाए थे, जिसमें उसने उस सौदागरों को लाइसेंस यानी व्यापार की औपचारिक अनुमति दे दी गई। देखिए, कोई भी व्यापार करने के लिए आप सभी लाइसेंस लेते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल ले लो, आप जैसे बाइक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, उसके लिए लाइसेंस बनाना होता है ना, कि आपका लाइसेंस रहेगा तभी आप बाइक चला सकते जा सकते हैं, नहीं तो आपको पुलिस रोकेगी, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी, आपका चालान कटेगा। तो उसी तरह से जो ना व्यापार के लिए भी एक लाइसेंस होती है, तो उसको देना होता है। ठीक है, लेकिन उसने उपभोग और धन वितरण को कम करने में परंपरागत नुस्खे का भी इस्तेमाल किया। वो जो उपभोग और धन को वितरण करने के लिए, धन का बंटवारा करने के लिए बहुत सारे तरीके से नुस्खे का इस्तेमाल किया था, बहुत तरह के प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। एकमात्र प्रयास जो काफ़ी हद तक अलग था, उसे बाकुफू ने अधिकारी तामुना ओकित्सुगु ने किया था। एकमात्र प्रयास जो था ना, एक अलग सा प्रयास जो था, लास्ट प्रयास जो था, वो बाकुफू के अधिकारी जो है, बाकुफू जिस सम्राट उसके एक अधिकारी थे, उसका नाम था तामुना ओकित्सुगु, उन्होंने किया था। इसका जो है एक प्रयास, लास्ट प्रयास, उसने वाणिज्य को बढ़ावा देने और उस पर कर लगाकर सरकारी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसके सुधार में प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। जिस तरह से वो उन्होंने वाणिज्यों को बढ़ावा दिया, उद्योगों को बढ़ावा दिया, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो जो ना सफल नहीं हो पाया और उसे उसकी पद से हटा दिया गया। जैसे कि उसका लास्ट ही मौका था। तामुना ओकित्सुगु के पास एक आखिरी मौका था और वो भी विफल रहे, तो जिससे कि वो जो ना बाकुफू जो है उसके पद से हटा दिया। उसके उत्तराधिकारी मत्सुदेरा सदानोबु ने ओशिनुगुने द्वारा उठाए गए कदमों को दोहराने का प्रयास किया। जैसे तामुना योशिगुने कौन थे? तोकुगावा योशिगुने, जो यहाँ पे अभी तुरंत चर्चा हुई थी, तोकुगावा योशिमुने। ठीक है, उन्होंने भी जो नया अगला जो है उत्तराधिकारी आया, जिसका नाम है मत्सुदेरा सदानोबु ने ओशिगुने द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे, जैसे वित्तीय हो गया, सरकारी हो गया, राजनीति हो गया, इसमें जो कदम उठाए थे, इन्होंने भी उसी को दोहराया। और 1841 में मिजुनो तदाकुनी ने तो सरकारी अनुमोदन वाले व्यापार अधिकारियों को समाप्त कर दिया। ये जो 1841 में मिजुनो तदाकुनी ने जो ना सरकारी अनुमोदन वाले व्यापार को अधिकार से समाप्त कर दिया था। इन उपायों ने पहले से ही गंभीर स्थिति को बस जटिल करने और गड़बड़ाने का ही काम किया और उसे वापस लेना पड़ा। ये जो है ना, इन उपायों ने जो भी ये सब उपाय, योशिगुने हो गया, मत्सुदेरा हो गया, ये सब जितने भी उपाय बनाने की कोशिश किए, उपाय हल करने की कोशिश किए, उसमें उसका उल्टा इफेक्ट पड़ा, उसमें जो है गड़बड़ा ही दिया। तो जिससे कि वो सभी जो ना जो भी जो चीज़ें कराया था उसको वहीं पर रोक कर वापस लेना पड़ा, वापस करना पड़ा। ठीक है, तो और आगे कहा जाता है
एक और तो प्रभावी और उपयुक्त नीतियों को लागू करने में बाकोपू की असमर्थता थी। एक और जो प्रभावी तरीके से उपयुक्त नीति जो नीति हो गया, कानून हो गया, वो अपनाने के लिए जो उसमें बाकोपू काफ़ी मतलब पीछे हट गए। उनको समझ आ गया कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो असमर्थता थी। और दूसरी और उत्पादकों और स्थानीय सौदागरों के बीच अनाधिकृत व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी। ये जो है ना उत्पादक हो गया, जितने भी उत्पादन होते थे उसके और उसके जो सौदागर थे, स्थानीय सौदागर, वहाँ के क्षेत्र के सौदागर, उसके बीच अनाधिकृत व्यापार में बढ़ोतरी कर दी। राज्य अपनी स्वयं की वित्तीय कठिनाइयों से उभरने के लिए इस व्यापार को स्वीकार करने या उसमें सक्रिय सहयोग करने के लिए भी बाध्य था। इसमें सभी राज्य जो है ना स्वयं के लिए, खुद के लिए कठिनाइयों को उभरने के लिए, कठिनाइयों से उभरने के लिए जितनी भी कठिनाइयाँ थी उससे छुटकारा पाने के लिए व्यापार को स्वीकार किया, व्यापार करने की कोशिश किया, उद्योग करने की कोशिश किया, उसमें सहयोग भी किया, उसके लिए बाध्य भी था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जा रहा है, चोसू जो है, चोसू में जो जगह का नाम है, चोसू में 1840 में कुल गैर कृषि आय शुद्धि कृषि आय के समान थी। गैर कृषि मतलब जो सरकारी कृषि नहीं थी उसकी आय, और शुद्ध कृषि जो मतलब ऐसे ही कृषि थी और उसका जो शुद्ध कृषि थी उसके समान थी। ठीक है, उसके आय में समान थी, लेकिन कृषि आय पर तो 29% कर लगाया गया था। वो कृषि आय पर जितना भी था उस पर 39% जो है ना कर लगा दिया गया था, जबकि गैर कृषि आय पर केवल 10% कर लगाया था। मतलब शुद्ध कृषि पर जो है ना, जितने भी शुद्ध कृषि हुआ करते थे, प्योर कृषि कल्चर होता था, तो उस पर जो है ना 39% जो है ना कर लगा दिया गया था, लेकिन जो गैर कृषि था उस पर मात्र 10% लगाया गया था। 1840 तक होन्शू और शिकोगु के क्षेत्रों में ग्रामीणों को एक नगदी अर्थव्यवस्था से दृढ़ता से जोड़ा जा चुका था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जो तोकुगावा के पतन के बारे में देख चुके हैं। तो ये है आपका तोकुगावा का इतिहास, किस तरह से उसका पतन हो गया। तो देखिए यूनिट 2 में जो ना हम लोग जैसे फर्स्ट सेशन में देख चुके हैं और आज सेकंड सेशन तो है, तो ये दोनों अगर कवर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आज यूनिट 2 कवर हो चुकी है। जो भी यूनिट 1 और 2 कंप्लीट नहीं किए इससे पहले ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तोकुगावा ये इंपॉर्टेंट है और एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी एक मतलब फीडबैक दें कैसा मतलब एक्सप्लेशन था, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।